करीमपुर गांव के आखिरी सिरे पर, जहां पगडंडी धीरे धीरे मिट्टी में खो जाती थी और इंसानों की आवाजें भी थक कर लौट जाती थीं, वहीं एक जर्जर सी झोपड़ी खड़ी थी, जिसकी दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थीं। छत में से झांकता आसमान हर रात उसके अंदर उतर आता था और उस झोपड़ी में रहता था भोला कुम्हार, एक ऐसा इंसान जिसके हाथों में वो हुनर था जो मिट्टी को सिर्फ आकार नहीं देता था बल्कि उसमें जान डाल देता था। मगर अफसोस कि उसकी तकदीर उसकी उंगलियों जितनी मजबूत नहीं थी, क्योंकि वह जितना खूबसूरत बनाता उतनी ही जल्दी सब कुछ टूट जाता, जैसे किस्मत ने पहले से तय कर रखा हो कि उसकी मेहनत कभी मुकम्मल नहीं होगी। भोला सुबह फज्र की अजान के साथ उठता, हाथ मुंह धोकर अल्लाह का नाम लेता और फिर उसी पुरानी सूखी मिट्टी के ढेर के पास बैठ जाता, जिसे वह बार बार गूंथता, बार बार कोशिश करता कि शायद आज कुछ अलग हो जाए, शायद आज मिट्टी उसका साथ दे दे। मगर हर बार वही होता, मिट्टी उसकी उम्मीदों की तरह बिखर जाती और जब भट्टी में रखी जाती तो चटक कर टूट जाती, जैसे किसी ने उसे जीने का हक ही ना दिया हो। उसकी जिंदगी में अगर कोई सच्चा साथी था तो वह था उसका गधा मोती, जो दिन भर उसके साथ रहता, उसके साथ चलता, उसके साथ भूखा रहता, और जब रात को भोला थक कर उसकी पीठ से टिक जाता तो मोती बिना हिले खड़ा रहता, जैसे वह जानता हो कि उसके मालिक को सहारे की जरूरत है। और कई बार भोला उससे बातें करता, मोती भाई, अगर तू ना होता ना तो शायद मैं कब का टूट गया होता। और मोती अपने कान हिलाकर जैसे जवाब देता, मैं हूं। एक शाम जब सूरज डूब चुका था और आसमान में हल्की ठंड उतर आई थी, भोला अपनी झोपड़ी के अंदर बैठा था। सामने ठंडा पड़ा चूल्हा, बगल में खाली मटका और आंखों में वो थकान जो सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि जिंदगी की होती है। उसने एक लंबी सांस ली और मोती की तरफ देखते हुए कहा, आज भी कुछ नहीं बना, लगता है अल्लाह ने हमारी किस्मत में यही लिखा है। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बस थकान थी। तभी बाहर से कदमों की आहट आई और गांव के जमींदार का मुंशी वहां से गुजरते हुए रुक गया। उसने भोला को देखा और होंठों पर एक तंज भरी मुस्कान आ गई। क्यों भोला, अभी तक वही टूटे फूटे मटके बना रहा है? भोला ने सिर झुका लिया, क्योंकि जवाब देने की ताकत उसमें नहीं बची थी। मुंशी थोड़ा और करीब आया और धीमे मगर चुभते लहजे में बोला, अगर सच में कुछ बड़ा करना है ना तो काली घाटी जा, वहां की मिट्टी सोना उगलती है। भोला ने पहली बार सिर उठाया, उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। काली घाटी? मुंशी हंसा, हां, मगर एक बात याद रखना, वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता। और यह कहकर वह जोर से हंसता हुआ चला गया। उसकी हंसी देर तक हवा में गूंजती रही, मगर इस बार भोला के अंदर कुछ बदल चुका था, क्योंकि जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तब उसके अंदर एक आखिरी उम्मीद जन्म लेती है, चाहे वो कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, भोला की आंखों में नींद नहीं थी। वह झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान को देख रहा था। तारों के बीच उसे अपनी जिंदगी के सवाल नजर आ रहे थे। क्या यही जिंदगी है? क्या मैं हमेशा ऐसे ही जीऊंगा? और फिर उसके दिमाग में एक ही नाम गूंजा, काली घाटी। उसने मोती की तरफ देखा, जो जमीन पर लेटा हुआ था, और धीमे से बोला, मोती, कल हम वहां जाएंगे? मोती ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वह पहले ही समझ गया हो कि यह रास्ता आसान नहीं है। सुबह होने से पहले ही जब आसमान हल्का नीला होने लगा था, भोला उठ चुका था। उसने अपने पुराने औजार उठाए, कंधे पर कुदाल रखी और मोती की पीठ पर 2 खाली बोरियां लाद दी। फिर बिना किसी को बताए चुपचाप गांव से निकल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, गांव की आवाजें पीछे छूटती गईं और सन्नाटा उसके आसपास घिरता गया। पेड़ कम होने लगे, जमीन सूखने लगी और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई, जैसे वह जगह किसी और ही दुनिया का हिस्सा हो। काफी देर चलने के बाद वह आखिरकार काली घाटी के मुहाने पर पहुंचा और वहीं मोती अचानक रुक गया। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वह जोर जोर से रेंकने लगा। उसकी आंखों में डर था, ऐसा डर जो इंसान समझ नहीं सकता। भोला ने रस्सी खींची। चल मोती, बस थोड़ा सा और।
मगर मोती पीछे खींचता रहा। आखिरकार भोला ने उसे एक सूखे पेड़ से बांधा और खुद घाटी में उतर गया। नीचे का मंजर उसकी कल्पना से भी अलग था। मिट्टी सच में वैसी ही थी, सुर्ख, चिकनी, जैसे मक्खन। भोला की आंखों में चमक लौट आई। वह तेजी से कुदाल चलाने लगा, मगर तभी अचानक हवा रुक गई और पीछे से एक आवाज आई, धीमी, ठंडी और खनकती हुई। इतनी भी क्या जल्दी है, कुम्हार। भोला का दिल रुक सा गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। क्योंकि उसके ठीक सामने उस सूखे और बूढ़े बरगद के पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी डाल पर एक औरत बैठी थी, इतनी खामोशी से जैसे वह हमेशा से वहीं हो, जैसे वह इस घाटी की हवा का हिस्सा हो। और उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा सुकून भी था, और उतना ही गहरा खौफ भी। उसकी आंखें गहरी थीं, बहुत गहरी, जैसे उनमें रात का अंधेरा बसता हो। और उसकी मुस्कान, वह मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक रहस्य था जिसे समझना आसान नहीं था। भोला के हाथ से कुदाल छूटकर गिर गई। उसके पैर कांपने लगे और वह बिना सोचे समझे घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके होंठ सूख गए थे, आवाज गले में अटक गई थी, मगर फिर भी उसने किसी तरह कहा, मुझे माफ कर दो सरकार, मैं बस मिट्टी लेने आया था, मैं अभी चला जाता हूं। उसकी आवाज में डर था, और वह डर सिर्फ मौत का नहीं था, बल्कि उस अनजानी ताकत का था जो उसके सामने खड़ी थी। वह औरत धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरी, मगर अजीब बात यह थी कि उसके उतरने से कोई आवाज नहीं हुई, सूखे पत्ते भी नहीं खड़के, जैसे जमीन ने उसे छुआ ही ना हो। वह धीरे धीरे भोला के करीब आई, इतनी करीब कि भोला उसकी सांसों की ठंडक महसूस कर सकता था। और फिर उसने झुककर उसका चेहरा देखा, उसकी आंखों में झांका, जैसे वह उसकी रूह पढ़ रही हो। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूं? उसकी आवाज ठंडी थी, मगर उसमें एक अजीब सा दर्द भी था, जैसे वह बहुत कुछ खो चुकी हो। भोला ने हिम्मत जुटाकर ऊपर देखा, मगर उसकी नजर उस औरत की आंखों से ज्यादा देर तक मिल ना सकी। उसने नजरें झुका लीं। तुम यहां क्यों आए हो? उसने फिर पूछा। भोला ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मैं गरीब हूं सरकार, मेरे बर्तन नहीं बिकते, मिट्टी खराब होती है। मैंने सुना यहां की मिट्टी अच्छी है, इसलिए। वह औरत कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर अचानक हल्का सा मुस्कुराई। हाँ, यह मिट्टी खास है। उसने अपने हाथ से उस सुर्ख मिट्टी को छुआ और फिर उसे अपनी उंगलियों में मसलते हुए बोली, मगर यह हर किसी के बस की बात नहीं। इसमें जान डालने के लिए सिर्फ हाथ नहीं, कुछ और भी चाहिए। भोला चुप रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तुम्हारे हाथों में हुनर है, वह औरत फिर बोली। मैं तुम्हें तब से देख रही हूं जब से तुम घाटी में उतरे हो। तुम्हारी हर हरकत, हर सांस, हर डर। भोला के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुम कौन हो? उसने आखिर पूछ ही लिया। वह औरत कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी बहुत पुराने वक्त को याद कर रही हो। फिर धीरे से बोली, लोग मुझे जरीना कहते थे। भोला ने डरते हुए पूछा। वह हल्का सा हंसी, मगर उस हंसी में खुशी नहीं थी, एक खालीपन था। अब क्या हूं ये मैं खुद नहीं जानती। हवा अचानक ठंडी हो गई। भोला का डर अब धीरे धीरे एक अजीब सी बेचैनी में बदल रहा था। तुम्हें यह मिट्टी चाहिए ना? जरीना ने पूछा। भोला ने तुरंत सिर हिलाया। हां, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, उसने कहा। भोला ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, मगर जरीना की आवाज अचानक गंभीर हो गई। हर मदद की एक कीमत होती है। भोला का दिल तेज धड़कने लगा। क्या कीमत? उसने डरते हुए पूछा। जरीना धीरे धीरे उसके चारों तरफ घूमने लगी, जैसे वह उसे परख रही हो। मैं इस घाटी में बहुत सालों से अकेली हूं, उसने कहा। यहां कोई नहीं आता, और जो आता है वह वापस नहीं जाता। भोला की सांस अटक गई। मगर तुम अलग हो, उसने कहा। तुम्हारे हाथों में वो हुनर है जो मैंने कभी नहीं देखा। फिर वह उसके सामने आकर रुक गई। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूं। भोला ने जैसे कुछ गलत सुन लिया हो। क्या? वह हक्का बक्का रह गया।
मैं तुम्हारे घर चलूंगी, जरीना ने साफ कहा। तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे हुनर में अपनी ताकत मिलाऊंगी और तुम्हें ऐसा कुम्हार बना दूंगी जिसका नाम दूर दूर तक लिया जाएगा। भोला की आंखों में एक पल के लिए चमक आई, मगर अगले ही पल डर ने उसे फिर जकड़ लिया। मगर उसने हिम्मत करके पूछा। जरीना मुस्कुराई। मगर एक शर्त है। हवा फिर से भारी हो गई। ऊपर बंधा हुआ मोती जोर जोर से रेंकने लगा, जैसे वह इस सौदे के खिलाफ हो। शर्त यह है, जरीना की आवाज धीमी हो गई, कि मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख पाएगा। भोला ध्यान से सुन रहा था। और जिस दिन तुमने या किसी और ने मेरे बारे में जानने की कोशिश की या मुझे देखने की कोशिश की, उसकी आवाज अचानक ठंडी और खतरनाक हो गई। मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी, और याद रखना, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। भोला के हाथ कांपने लगे। उसके सामने दो रास्ते थे, एक तरफ भूख, गरीबी और यकीनी मौत, और दूसरी तरफ यह अनजान सौदा जिसमें डर भी था और उम्मीद भी। कुछ पल तक वह खामोश रहा, फिर उसने धीरे धीरे सिर झुका दिया। मुझे मंजूर है। जरीना के चेहरे पर एक अजीब सी राहत आई, जैसे उसने सदियों बाद कोई फैसला लिया हो। तो चलो, उसने कहा, अब से तुम्हारी किस्मत मेरे साथ बंध चुकी है। भोला ने मिट्टी की बोरियां उठाईं, ऊपर पहुंचा। मोती बुरी तरह डर रहा था। उसने रस्सी छुड़ाने की पूरी कोशिश की। शांत हो जा मोती, भोला ने कहा, मगर उसकी अपनी आवाज भी कांप रही थी। जब जरीना बोरियों के ऊपर बैठी तो मोती के पैर लड़खड़ा गए, जैसे उस पर कोई भारी बोझ रख दिया गया हो। हालांकि वहां कुछ था ही नहीं। रास्ता लंबा था, रात गहराती जा रही थी, और पूरे रास्ते जरीना एक अजीब सी धुन गुनगुनाती रही। न वह खुशी की थी, न गम की, बस रूह को चीर देने वाली थी। और भोला समझ चुका था कि उसने सिर्फ मिट्टी नहीं उठाई, बल्कि अपनी किस्मत को एक अनजान ताकत के हवाले कर दिया है। और उस रात जब भोला कुम्हार काली घाटी से लौट रहा था, उसके हर कदम के साथ सिर्फ मिट्टी की बोरियों का वजन नहीं था, बल्कि एक अनदेखे वादे का बोझ भी था। एक ऐसा वादा जिसे उसने डर, मजबूरी और उम्मीद के बीच खड़े होकर कबूल किया था। और अब उसी वादे के साथ वह उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, जहां आगे अंधेरा था, पीछे खामोशी थी, और उसके साथ एक ऐसी मौजूदगी थी जिसे वह देख नहीं सकता था, मगर महसूस हर सांस के साथ कर रहा था। गांव के पास पहुंचते पहुंचते रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल चांद को छुपा छुपाकर जैसे इस सफर का राज छुपाना चाह रहे थे। और जब भोला अपनी झोपड़ी के सामने पहुंचा तो कुत्तों ने भौंकना शुरू किया, मगर अचानक जैसे किसी ने उन्हें खामोश कर दिया हो। वे सिहर कर पीछे हट गए। कुछ ने तो दुम दबाकर भाग जाना ही बेहतर समझा, जैसे उस जगह पर अब सिर्फ भोला नहीं था। भोला ने झोपड़ी का दरवाजा खोला। अंदर वही अंधेरा, वही टूटा हुआ चाक, वही बिखरी हुई मिट्टी, वही गरीबी की गंध जो हर कोने में चुपचाप पसरी रहती थी। उसने दिया जलाया और हल्की रोशनी में अपनी ही हालत को देखकर एक पल के लिए शर्मिंदगी उसके चेहरे पर उतर आई। उसने धीमी आवाज में कहा, यही है मेरा घर, जैसे वह किसी मेहमान से माफी मांग रहा हो। मगर जवाब में कोई तंज नहीं आया, कोई शिकायत नहीं आई, बल्कि एक धीमी सी आवाज आई। घर वह नहीं होता जो दीवारों से बनता है, घर वह होता है जहां किसी का हुनर सांस लेता है। और यह कहते हुए जरीना की मौजूदगी जैसे उस झोपड़ी में फैल गई। उसने दीवारों को छुआ, चाक के पास जाकर ठहर गई और एक गहरी सांस ली, जैसे वह उस मिट्टी की खुशबू को अपने अंदर उतार रही हो। शुरू करो, उसने कहा। भोला थका हुआ था, मगर अब उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी थी, एक डर और एक उम्मीद का मिला जुला एहसास। वह बाहर गया, मोती की पीठ से मिट्टी उतारी, उसे पानी से गूंथने लगा, और तभी उसने महसूस किया कि आज मिट्टी अलग है। वह सख्त नहीं थी, वह जिद्दी नहीं थी, वह उसके हाथों के साथ बह रही थी, जैसे वह खुद चाहती हो कि उसे आकार दिया जाए। भोला चाक के सामने बैठा, उसने मिट्टी का गोला रखा और धीरे धीरे चाक घुमाया। खर्र 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 आवाज झोपड़ी में गूंजने लगी, और उसी के साथ भोला के अंदर की घबराहट भी बढ़ने लगी, क्योंकि जैसे ही उसने मिट्टी को छुआ, उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ अकेले नहीं हैं।
उसके खुरदरे, मेहनत से सख्त हो चुके हाथों पर किसी के नरम, ठंडे और बेहद सधे हुए हाथ टिके हुए थे। वह चौंका, उसकी सांस रुक गई, मगर उसने हाथ नहीं हटाए। डरो मत, जरीना की आवाज उसके बहुत करीब से आई, इतनी करीब जैसे वह उसके कान के पास खड़ी हो। मिट्टी को पकड़ो मत, उसे बहने दो। भोला ने आंखें बंद कर लीं और फिर वह होने लगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। मिट्टी जो अब तक उसके हाथों में टूट जाती थी, आज चाक पर घूमते घूमते जैसे खुद जिंदा हो गई थी। उसकी उंगलियां बस उसे छू रही थीं, मगर असल आकार कोई और दे रहा था। धीरे धीरे एक सुराही उभरने लगी और उसके साथ ही उस पर नक्काशी खुद ब खुद उभरती गई, इतनी बारीक, इतनी नाजुक कि जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई रूह उसे तराश रही हो। भोला के माथे पर पसीना आ गया, मगर वह रुका नहीं। उसकी सांसें तेज थीं, मगर हाथ चलते रहे, और जब चाक धीरे धीरे रुकने लगा तो उसके सामने जो था उसे देखकर उसकी आंखें ठहर गईं। वह सुराही मिट्टी की नहीं लग रही थी, वह चमक रही थी जैसे उसमें कोई रोशनी कैद हो। भोला ने कांपते हाथों से उसे उठाया, उसकी उंगलियां उस पर फिसल गईं। यह मैंने बनाया, उसके होंठों से खुद ब खुद निकला। तुमने नहीं, जरीना की आवाज आई, हमने बनाया। उस रात भोला सो नहीं पाया। वह बार बार उस सुराही को देखता रहा, कभी उसे छूता, कभी दूर से देखता, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। और उसके दिल में पहली बार एक उम्मीद जगी, शायद अब सब बदल सकता है। सुबह होते ही वह सुराही लेकर बाजार की तरफ निकला। उसके कदम तेज थे, मगर दिल और तेज धड़क रहा था। मोती उसके साथ था, मगर आज भी उसकी चाल में डर था, जैसे वह उस अनदेखी ताकत से अब भी कांप रहा हो। बाजार में आज भी वही भीड़ थी, वही आवाजें, मगर जैसे ही भोला ने सेठ करीम बख्श की दुकान के सामने सुराही रखी और कपड़ा हटाया, वहां खड़े हर आदमी की नजर उस पर टिक गई। एक पल के लिए जैसे समय रुक गया। सेठ ने अपनी आंखें सिकोड़ कर देखा, फिर गद्दी से उठकर नीचे आए। उन्होंने सुराही को हाथ में लिया, उंगलियों से उसके नक्श को महसूस किया, हल्का सा ठोका, टन। आवाज ऐसी थी जो मिट्टी की नहीं हो सकती। यह कहां से लाया? उन्होंने पूछा। भोला ने नजरें झुका ली। मेरी बनाई है, झूठ मत बोल। सेठ की आवाज में हैरानी थी। ऐसी चीज इंसान नहीं बना सकता। भोला चुप रहा। कुछ पल की खामोशी के बाद सेठ ने कहा, 10 चांदी के सिक्के। भोला के हाथ कांप गए। 15। सेठ ने खुद ही बढ़ा दिया, और इस बार भोला ने मना नहीं किया। जब सिक्के उसकी हथेली में आए तो उसे लगा जैसे उसकी किस्मत ने पहली बार उसका साथ दिया है। मगर उसी पल उसे यह भी महसूस हुआ कि उसने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उसने एक राज को और गहरा कर लिया है। उस रात वह फिर चाक के सामने बैठा, और इस बार वह जानता था कि वह अकेला नहीं है। और जैसे ही चाक घूमना शुरू हुआ, वैसे ही उसकी जिंदगी भी बदलने लगी। धीरे धीरे एक एक बर्तन, एक एक रात, एक एक करिश्मा, और भोला कुम्हार अब सिर्फ एक गरीब कारीगर नहीं रहा। वह बन रहा था एक नाम, एक रहस्य, और शायद एक खतरा। और धीरे धीरे, रात दर रात, चाक की हर घूमती आवाज के साथ भोला की किस्मत बदलती चली गई। उसकी झोपड़ी में अब पहले जैसी खामोशी नहीं रहती थी, बल्कि हर रात एक अनदेखा करिश्मा जन्म लेता था। मिट्टी उसके हाथों में आते ही जैसे खुद अपनी तकदीर लिखने लगती थी। और जरीना, जो दिखती नहीं थी मगर हर पल उसके साथ रहती थी, उसके हाथों को थामे, उसकी उंगलियों को रास्ता दिखाती और उसे उस मुकाम तक ले जा रही थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दिन गुजरते गए, और अब वह दिन दूर नहीं था जब करीमपुर के लोग भोला को दया की नजर से नहीं बल्कि हैरानी की नजर से देखने लगे। वह कुम्हार जो कभी टूटी झोपड़ी में रहता था, अब उसकी बनाई सुराहियां शहर तक मशहूर होने लगी थीं। ताजिर उसके घर के बाहर इंतजार करते, और सेठ करीम बख्श जैसे बड़े व्यापारी उसके सामने कीमत बढ़ाते जाते। मगर भोला के चेहरे पर अब भी वही सादगी थी। बस उसकी आंखों में एक छुपा हुआ डर भी बस गया था, जिसे वह किसी से कह नहीं सकता था। मोती भी अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा था। उसे अच्छा खाना मिलने लगा था, उसका शरीर भरने लगा था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी हमेशा रहती,
वह अक्सर उस कोने की तरफ घूरता रहता जहां जरीना खड़ी होती थी। उसके कान खड़े हो जाते और कई बार वह बिना वजह रेंकने लगता, जैसे वह किसी खतरे को महसूस कर रहा हो जो अभी बाकी था। गांव में अब बातें शुरू हो चुकी थीं, धीरे धीरे, फुसफुसाहटों में। कुछ तो गड़बड़ है, इतनी जल्दी कोई इतना अमीर कैसे हो सकता है? मैंने सुना है वह रात में किसी से बात करता है, किसी औरत का नाम लेता है, मगर वहां कोई होता नहीं। इन बातों ने धीरे धीरे शक का रूप ले लिया, और शक जब फैलता है तो आग बन जाता है। एक दोपहर जब सूरज सिर पर था और गांव की गलियां खाली थीं, भोला अपने आंगन में बैठा खाना खा रहा था। उसके सामने एक थाली रखी थी और वह ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे किसी से बातें कर रहा हो। आज नमक थोड़ा कम है, उसने हंसते हुए कहा, मगर वहां कोई नहीं था सिवाय हवा के। और उसी वक्त दीवार के उस पार अकबर खड़ा था। उसने यह सब अपनी आंखों से देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे और बिना आवाज किए वह पीछे हट गया। फिर दौड़ पड़ा सीधे गांव के बीच और चिल्लाने लगा, भोला पागल हो गया है। वह किसी जरीना से बात करता है, मगर वहां कोई नहीं होता। लोग इकट्ठा होने लगे। पहले हंसी आई, फिर शक, फिर डर, और फिर कहानी बन गई। उसने कोई जिन्न पाल रखा है, काला इल्म करता है, उसके घर में ऊपरी ताकतें हैं। यह खबर धीरे धीरे गांव के चौधरी जफर खान तक पहुंची। जफर खान, जो पहले ही भोला की तरक्की से जल रहा था, जिसे यह बर्दाश्त नहीं था कि एक गरीब कुम्हार उससे ज्यादा इज्जत पाए। उसने हुक्का एक तरफ रखा और गुस्से से बोला, आज रात सच्चाई सामने आएगी। उसके साथ था उसका आदमी चंगेज, जो डरता कम था और करता ज्यादा था। उस रात अमावस थी, आसमान में चांद नहीं था और अंधेरा पहले से ज्यादा गहरा था। भोला की झोपड़ी में हल्की रोशनी जल रही थी और अंदर फिर वही चाक घूम रहा था। घर्र घर्र घर्र। भोला बैठा था, मगर उसके हाथ स्थिर थे। मिट्टी खुद घूम रही थी, खुद उठ रही थी और खुद आकार ले रही थी, जैसे कोई अनदेखे हाथ उसे तराश रहे हों। झोपड़ी के पीछे नीम के पेड़ की आड़ में जफर खान और चंगेज खड़े थे। उनकी सांसें थमी हुई थीं, आंखें खिड़की पर जमी थीं, और जो उन्होंने देखा उसने उनकी रूह हिला दी। यह इंसान का काम नहीं है, चंगेज ने फुसफुसाकर कहा। जफर खान के माथे पर पसीना था, मगर उसकी आंखों में डर से ज्यादा एक चालाक चमक थी। बस यही चाहिए था। तभी चंगेज का पैर एक सूखे पत्ते पर पड़ा। छर्र आवाज गूंजी और अंदर सब कुछ रुक गया। चाक, मिट्टी, हवा। कौन है? भोला की आवाज आई। जफर खान और चंगेज बिना पीछे देखे भागे, मगर अब जो होना था वह शुरू हो चुका था। अगली सुबह भोला अभी जागा भी नहीं था कि उसकी झोपड़ी के बाहर शोर मच गया। बाहर निकल, जादूगर, धोखेबाज। भीड़ जमा हो चुकी थी, हाथों में पत्थर, कुछ के पास मशाल, कुछ के पास डंडे। मोती बुरी तरह रेंक रहा था, रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसे आने वाले खतरे का एहसास हो। भोला बाहर आया, उसके चेहरे पर डर था, उसकी आंखों में सवाल। भीड़ के सामने जफर खान खड़ा था, उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, एक जीत की मुस्कान थी। भोला, उसने ऊंची आवाज में कहा, अब सच बता, तेरी तरक्की का राज क्या है? भोला चुप रहा, उसके होंठ सूख गए, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे जरीना की बात याद आई, जिस दिन राज खुला मैं चली जाऊंगी। जफर खान ने उसका कॉलर पकड़ लिया। अगर सच नहीं बताया तो आज यही तेरा घर जला देंगे। चंगेज मशाल लेकर आगे बढ़ा। आग की लपटें झोपड़ी की दीवारों पर झिलमिलाने लगीं। मोती जोर जोर से चिल्लाने लगा। भीड़ उग्र हो गई। बोल बोल। भोला के सामने दो रास्ते थे, एक तरफ वादा, दूसरी तरफ सब कुछ जलता हुआ। उसका घर, उसकी मेहनत, उसकी नई जिंदगी, उसका डर। उसकी सांसें टूटने लगीं और फिर डर जीत गया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और चिल्लाया, रुक जाओ, मैं बताता हूं। हवा थम गई, सन्नाटा छा गया। भोला रोते हुए बोला, मैं अकेला नहीं हूं, एक औरत है,
जो मेरी मदद करती है। बस इतना कहना था कि हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मशाल की आग खुद ब खुद बुझ गई और एक आवाज गूंजी, धीमी मगर दिल चीर देने वाली, भोला, तुमने यह क्या कर दिया?